students, welcome once again to the second part of the video. Last video में आपने पढ़ा था about the atomic properties and I have told you I'll come again with the video on physical and chemical properties, alright? But before I move to that, एक हमने concept पढ़ा था last video में which was ionization energy. अब आपका एक छोटा सा task है वो ये कि आपने मुझे बताना है कि इस ionization energy का configuration से कोई relation होता है क्या? और I think frame it in this manner कि ग्रुप 15 की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एक्सेप्शनली हाई है और यू कैन से इट इज हायर देन द एक्सपेक्टेड. तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है ग्रुप 15 की इज हायर देन एक्सपेक्टेड. जितना हमने एक्सपेक्ट करा था उससे ज्यादा है. तो कैन यू टेल मी व्हाई? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? सो आई वेट फॉर योर आंसर्स in the comment box. Do write your answers in the comment box. All right. So now let's move to the next topic, which is about physical properties. अब अगर मैं physical properties की बात करूं, तो physical properties में दो तीन चीजें ही होती हैं जो हमको पढ़नी होती हैं. पहली चीज physical properties में क्या है? As the name suggests, physical properties में सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे इसकी appearance के बारे में, कैसे occur करता है, right? So first is about its physical state. नेक्स्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में, राइट? और एक और जो इसमें आप डिस्कस करते हो विच इज जनरली इंक्लूडेड इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज आल्सो और हियर आल्सो, दैट इज मेटालिक कैरेक्टर, राइट? अब मेटालिक कैरेक्टर वाला पॉइंट हम ऑलरेडी लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, सो वी डिस्कस ओनली दीस टू पॉइंट्स. सबसे पहले अगर मैं स्टेट की बात करूं, फिजिकल स्टेट कैसे वेरी करती है, तो आप सबको पता है कि जो नाइट्रोजन है इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड इट इज हैविंग द फॉर्मूला N2, सो यू कैन से इट इज अ डायटोमिक गैस. जबकि बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं दे आर सॉलिड इन नेचर. अब ये हम बहुत इजीली पता लगा सकते हैं कि आप सबने पढ़ा है अपनी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग, आपको पता है कि जैसे जैसे एज यू मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है, मास बढ़ता है, वॉन डोर फोर्सेस बढ़ती हैं, तो ऑब्वियसली उससे फिजिकल स्टेट में चेंज आएगा ही आएगा. बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते हैं, राइट? इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट वही सेम लॉजिक है कि एज यू मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, वन डोर फोर्सेस इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द मास एंड हेंस ऑब्वियसली द बॉइलिंग पॉइंट विल गो ऑन इंक्रीजिंग. दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन इन द लास्ट वीडियो, राइट? सो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी हो गई. फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको यही एक दो चीजें थी जो पता होनी चाहिए. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली अगर आपको क्वेश्चन आता है कोई भी तो वो या तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज पे आता है या केमिकल प्रॉपर्टीज पे आता है. अब अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली चीज जो हमको पढ़नी होती है दैट इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट? और उसके बाद हमको पढ़ना होता है इसका रिएक्शन और यू कैन से इसकी रिएक्टिविटी. अब इसकी जो रिएक्टिविटी होती है किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स की, वो हम तीन चीजों के साथ पढ़ते हैं, विद हाइड्रोजन, विद ऑक्सीजन और यू कैन से एयर के साथ ले लेंगे जिसमें दोनों ही आ जाएंगे, विद हेलोजन्स, राइट? तो बेसिकली ये दो तीन चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ और हेलोजन्स के साथ. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू कैन से विद मेटल्स. व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट विद मेटल्स? क्योंकि बेसिकली पी ब्लॉक एलिमेंट्स खुद से नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, तो हमको ये देखना है कि मेटल्स के साथ कैसा रिएक्शन शो करेंगे. Is it okay? Fine. So we'll discuss all these one by one. हम one by one इन सब चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं. अब सबसे पहली चीज आ जाते हैं, let's talk about oxidation state first, which is really important. अब अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करती हूँ तो इसमें आपको कुछ भी ऐसे क्रैम करने वाला या रट्टे वाला नहीं है, आप खुद से इसको निकाल सकते हो. आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ी है. तो जैसे अगर मैं नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लूं सपोज, तो एक चीज कंफर्म्ड है कि जितने भी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं उन सब में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? अब अगर इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या हो सकता है कि या तो ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, राइट? या ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले. सो इसका मतलब इसमें दो जो स्टेट्स आपने निकाली वो ये है कि +5 से लेके -3 तक इसकी कोई भी स्टेट हो सकती है. ये रेंज है ऑक्सीडेशन स्टेट्स का, right? So the range of oxidation states can be from -3 to +5, right? And why it is so? या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले to complete its octet.
अब ये दो स्टेट्स जो हैं ये तो है ही है, साथ में इसमें एक और स्टेट जो कॉमनली फाइंड होती है दैट इज +3। अब ये +3 कैसे आया, इसके लिए आपको दूसरे तरीके वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी जिसमें आप लिखते हो NS2NP3, जो आपने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी वो लिखनी पड़ेगी। अब खुद सोचो, अगर ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है तो ये +5 शो कर देगा, लेकिन आपको पता है कि S इज डीप सीटेड एज कंपेयर टू P, तो कई बार S से इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान नहीं होता है, तो एज अ रिजल्ट ये सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स P वाले लूज कर सकता है। सो दैट इज व्हाई जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इसमें वो कौन कौन सी आ गई, -3, +3 एंड +5। तो ये 3 स्टेट्स हैं जो ये वाला ग्रुप शो करता है, विच इज -3, +3 एंड +5। आई होप आपको क्लियर है कि ये कैसे आया। अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो इट इज -3 टू +5। अब यहाँ एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं ये वेरी करते डिफरेंटली। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो डाउन द ग्रुप इसका जो ट्रेंड है वो डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो बहुत आसान सी बात है, हमने एटॉमिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। अगर डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो रही है, सो ऑब्वियसली ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। और दूसरी चीज आप ये भी बोल सकते हो कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। सो डाउन द ग्रुप माइनस जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो करने के चांसेस कम है और पॉजिटिव वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के चांसेस ज्यादा है। अब पॉजिटिव में मेरे पास दो चीजें हैं, +3 और +5। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि डाउन द ग्रुप जो स्टेबिलिटी है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की वो डिक्रीज करती है। मतलब कि जो लोअर एलिमेंट है जैसे बिस्मथ, तो बिस्मथ ये प्रेफर करेगा कि मैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखूं रेदर देन +5। अब सवाल ये है ऐसा क्यों, व्हाई? तो ऐसा आपने +1 में पढ़ा है, इट इज बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये किसकी वजह से है, ये है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, अगर आपको अब तक नहीं याद आया है तो इसको सुन लीजिए। मैं ये पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ कि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करती है, और ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, मैंने पिछले वीडियो में आपको एक चीज बताई थी कि जो ग्रुप 15 है उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ NS2NP3, राइट। अब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये होता है कि पांचों के पांचों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि वो पांचों के पांचों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूज हो रहे हैं या वो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। अब बेसिकली क्या है, देखिए बॉन्ड बनाने के लिए आपने +1 में पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, मुझे अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो मुझे एक यहाँ पे और ऐसा ऑर्बिटल चाहिए जिसमें मेरा NS इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर जाएगा, राइट। तो मान लीजिए सम n-1d ऑर्बिटल, ये मैं इन जनरल ग्रुप 15 की बात कर रही हूँ, मैं नाइट्रोजन की बात नहीं कर रही, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अगर मेरा वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है तो 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास 5 स्टेट, मतलब जो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आ सकती है, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं ये जो साइज है एटॉमिक साइज ये बढ़ता है। यहाँ हमें एक पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा, वो ये कि ये जो माइग्रेशन है जिसको हम प्रमोशन इफेक्ट बोलते हैं, व्हाई दिस इज कॉल्ड एज प्रमोशन इफेक्ट, बिकॉज़ दिस विल हैव लोअर एनर्जी, दीस ऑर्बिटल्स विल हैव हायर एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे शिफ्ट हो रहा है। अब अगर कोई चीज हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे आती है तो वो जस्टिफाइड होती है, वो खुद से आ जाएगी, लेकिन अगर कोई चीज लो से हाई पे जा रही है तो उसको कहीं ना कहीं से तो एनर्जी चाहिए ना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रमोशन इफेक्ट, कि नीचे से ऊपर जा रहा है, भाई प्रमोशन हो गई है, इसकी तरक्की हो गई है ना। तो अगर ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसको कहीं ना कहीं से तो एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कब आती है, जब इसको किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म करना होता है, राइट। व्हेनेवर अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड एनर्जी इज रिलीज्ड, तो जब भी कोई दूसरा एटम इसके कांटेक्ट में आएगा तो इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी उसकी जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगी, ठीक है। अब क्या होता है डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो ये एटॉमिक साइज तो बढ़ गया है,
अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहे हैं तो जो बॉन्ड्स बनते हैं इसमें वो बहुत वीक बनते हैं, जो बॉन्ड बनता है वो बहुत वीक बनता है। और अगर बॉन्ड वीक बनेगा तो खुद सोचो, वीक बॉन्ड विल लीड टू लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज होगी वो कम होगी, और वो इतनी कम होगी कि वो यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट नहीं करा पाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट नहीं हुआ तो क्या इस इलेक्ट्रॉन पेयर ने पार्टिसिपेट करा बॉन्ड फॉर्मेशन में? नहीं करा। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। पेयर, व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेयर? क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। Why this is called as inert? Because this electron pair is not participating in the bond formation. ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है, इसलिए ये इनर्ट है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इनर्ट पेयर इफेक्ट? इसका रीजन ये है कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो वीक होता है, तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सके, और यू कैन से इतनी एनर्जी नहीं रिलीज होती है कि प्रमोशन इफेक्ट हो सके, ठीक है? सो आपको पता चलेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ इट। नाउ व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस? अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि ग्रुप 15 में, और यू कैन से इन जनरल जो पी ब्लॉक होता है उसमें अपर और जो लोअर एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 का फर्क आ जाता है। मतलब अगर अपर एलिमेंट जैसे ग्रुप 13 में अगर ऊपर वाला एलिमेंट +3 शो करेगा तो नीचे वाला विल बी मोर कंफर्टेबल इन शोइंग +1। ग्रुप 14 में अगर ऊपर वाला +4 शो करेगा, नीचे वाला +2 ज्यादा शो कर सकता है। इसी तरीके से ग्रुप 15 में अगर ये +5 शो करने की टेंडेंसी रखता है तो इट विल बी मोर कंफर्टेबल इन शोइंग +3, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। -3 +3 +5 है, रेंज आपको पता है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स QI और इनका वेरिएशन क्या है। नाउ वंस वी नो कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे कैसे हैं QI, अब जो नेक्स्ट है लेट्स टॉक अबाउट इट्स रिएक्टिविटी। तो जो सबसे पहले रिएक्टिविटी है दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन जब भी होता है तो इट विल फॉर्म हाइड्राइड्स। आपको पता है हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन करता है टू फॉर्म हाइड्राइड्स। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ जो हाइड्राइड्स बनती है जनरली वो बनती है टाइप MH3 की, ठीक है? जो हाइड्राइड्स बनती है दे आर ऑफ द टाइप MH3। अब इस MH3 में जो चीजें पता होनी चाहिए वो ये है कि आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपको इसकी ये पता होना चाहिए कि इसका जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो कैसे वेरी करता है, इसकी स्टेबिलिटी कैसे वेरी करती है, राइट? ये पता होना चाहिए। अब अगर मैं MH3 की बात करूं, जैसे मान लीजिए हम अमोनिया की बात करते हैं, तो अमोनिया जब बनेगा इट विल बी NH3 विद द लोन पेयर। अब इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो आप सबको पता है कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 3 हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, 1 2 3, so we'll have 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जिसमें से ये 3 क्या है, we'll have 3 बॉन्ड पेयर्स, और ये एक क्या है, 1 लोन पेयर। अब अगर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं तो शेप टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन क्योंकि इसमें एक लोन पेयर आ गया है तो शेप डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, और इसकी जो शेप आएगी वो क्या आएगी, पिरामिड। सो आई कैन से जितनी भी मेरे पास MH3 हेलाइड्स होंगी, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि ग्रुप 15 की जितनी भी हाइड्राइड्स हैं all will have a कौन सी shape, all will have a pyramidal shape। इन सबकी जो shape होगी वो ऐसी होगी। Is it okay? This is one very important point about the hydrides। अब दूसरा important point है इसका reducing character और stability, जिसके basis पे generally आपको objective questions आ जाते हैं। अब नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3, फॉस्फोरस का PH3, ASH3, SBH3, BiH3। Now you have to understand this point कि इसमें यहां से समझिए, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप, as you are moving down the group, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे ये साइज बढ़ रहा है। अगर सेंट्रल मेटल का साइज बढ़ रहा है इसका मतलब सेंट्रल मेटल में और हाइड्रोजन में जो साइज गैप है या साइज डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। अगर साइज डिफरेंस बढ़ता जा रहा है तो इनमें स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड वीक बनेगा। सो एक चीज कंफर्म है कि एज आई मूव डाउन द सीरीज, लेट्स से दिस इज डाउन द ग्रुप, ठीक है? तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है कि सेंट्रल मेटल में और हाइड्रोजन में जो साइज डिफरेंस है वो क्या कर रहा है, वो बढ़ रहा है। अगर साइज डिफरेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड जो है वो वीक बनेगा, मतलब जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है वो
डिक्रीज करेगी। अगर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब अब बॉन्ड को तोड़ना क्या है, आसान है। तो डाउन द ग्रुप जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि डाउन द ग्रुप हमेशा नीचे जाते हुए जो स्टेबिलिटी है हाइड्राइड्स की वो क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स विल ऑलवेज डिक्रीज, क्योंकि डाउन द ग्रुप बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाएगा। और रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है हाइड्राइड्स का वो हमेशा इंक्रीज करेगा, क्योंकि जितनी जल्दी हाइड्रोजन रिलीज होगा उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये जो ट्रेंड है ये सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 15 के लिए नहीं है, ये सारी हाइड्राइड्स के लिए यही सेम कॉमन ट्रेंड है। और उसका यही एक्सप्लेनेशन है कि डाउन द ग्रुप साइज डिफरेंस बढ़ जाता है, तो मेटल या सेंट्रल एलिमेंट में और हाइड्रोजन में जो बॉन्ड है वो वीक होना शुरू हो जाता है, तो वो आप उसको इजीली तोड़ सकते हो। तो थर्मल स्टेबिलिटी हमेशा कम होगी और रिड्यूसिंग कैरेक्टर हमेशा बढ़ेगा। सो हाइड्राइड्स के बारे में दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको पता होना चाहिए कि क्या शेप होगी, राइट, और स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग कैरेक्टर कैसा होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब अगर मैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन की बात करूं तो देखिए +3 +5 और -3 था। अब मैंने यहां पे आपको बोला कि मुझे इसको बताना है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। Now you can very well understand oxygen itself is a non-metal, it itself is electronegative element. तो इसकी खुद की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो माइनस में होती है ना। अगर ये खुद माइनस में होता है तो एक चीज कंफर्म है कि ये इस माइनस के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा। तो कौन सी दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स बची जिसकी वजह से कंपाउंड्स बन सकते हैं, दो ही, कौन सी, +3 और +5। तो सिंपल है कि एक केस है जहां +3 है, एक है जहां +5 है। अगर ऑक्साइड बनाना है तो ये दोनों केसेस में ऐसे होगा। अब आपने छोटी क्लासेस में करा है, अगर ऐसे होगा तो इसका जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, इट विल बी ऑफ द टाइप M2O3, इसकी वैलेंसी इसके फुटस्टेप पे ये यहाँ, तो इट विल बी ऑफ द टाइप M2O5। तो एक चीज कंफर्म है कि अगर मेरा ग्रुप 15 ऑक्साइड्स बनाता है तो मेरे पास दो तरह की ऑक्साइड्स बनेगी, M2O3 एंड M2O5। अब आपको मुझे ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि जो ऑक्साइड्स होंगी इसका नेचर क्या होगा, विल दे बी एसिडिक इन नेचर और विल दे बी बेसिक इन नेचर, राइट। या भी बता सकते हो, शायद अभी भी बता सकते हो कि जो मेटल्स होते हैं उनकी ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी ऑक्साइड्स आर ऑलवेज एसिडिक। वेरी गुड। तो आई गेस अब तक आपको ये पता है कि इसकी ऑक्साइड्स क्या होंगी, एसिडिक। अब यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ठीक है आपने मुझे बता दिया कि ये दोनों ऑक्साइड्स एसिडिक होंगी, लेकिन दोनों में से कौन सी ज्यादा एसिडिक होगी। तो M2O3 और M2O5 में से कौन सी ऑक्साइड विच विल बी मोर एसिडिक। तो यहाँ एक छोटा सा ट्रिक लगाना है आपको जो हम कॉम्पिटिशन्स में भी यूज करते हैं, ये कि एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब क्या आप मेक आउट कर पा रहे हैं कि कौन सी ऑक्साइड विल बी मोर एसिडिक, ऑब्वियसली विच विल बी मोर एसिडिक M2O5। रीजन बीइंग यहाँ दिस इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ इट इज +5, तो ये हायर है, सो इट इज गोइंग टू शो मोर एसिडिक कैरेक्टर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कांसेप्ट व्हिच इज रिएक्शन विद हैलोजेंस। वो भी यहीं पे कवर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिएक्शन विद हैलोजेंस फिर से वही लॉजिक है, क्योंकि हैलोजन का मतलब ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो खुद से इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, खुद से उनका नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो वो माइनस वाले के साथ कंबाइन नहीं करेंगे, वो किसके साथ कंबाइन करेंगे, 3 और 5 यानी कि जो प्लस वाले हैं। तो यहाँ से भी एक चीज पता चल गई कि दो ही तरह की हैलाइड्स बन सकती हैं, MX3 एंड MX5। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, वो ये कि अगर आपने +1 में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है तो यू कैन वेरी वेल टेल मी द शेप्स ऑफ MX3 एंड MX5। तो आपका टास्क क्या है, आपको मुझे शेप्स के बारे में बताना है MX3 का और MX5 का, राइट। यू हैव टू टेल मी द शेप्स ऑफ दीज टू हैलाइड्स। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्योंकि दे विल बी फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली, तो दे विल बी कोवेलेंट इन नेचर, इसलिए इसका नेचर क्या होगा, कोवेलेंट। इसका ना ये जो हैलाइड्स फॉर्म करेंगे इनका नेचर क्या होगा, दे विल बी कोवेलेंट इन नेचर। अब आउट ऑफ MX3 एंड MX5 व्हिच इज मोर कोवेलेंट, दोनों में से ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा। तो देखो कोवेलेंसी कैसे डिफाइन होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा वो ज्यादा कोवेलेंट होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, 3, यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 5, so which is sharing more number of electrons, MX5, so which is going to be more covalent obviously, MX5, right। अब यहाँ एक से दो इंपॉर्टेंट चीजें वो ये कि all the group
form MX5 except नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है वो कभी भी पेंटाहेलाइड नहीं फॉर्म करता। क्यों नहीं करता? देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी जब हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा था कि 5 बॉन्ड बनाने के लिए राइट 5 बॉन्ड बनाने के लिए ये जो एक इलेक्ट्रॉन है मेरा वो NS से यहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए so that it can have 5 unpaired electrons and so that it can form 5 bonds। अब नाइट्रोजन के केस में क्या होता है? नाइट्रोजन के केस में ये होता है 2s, ये होता है 2p। तुम बताओ क्या d ऑर्बिटल पॉसिबल है? सॉरी, दिस विल बी nd। क्या 2d पॉसिबल होता है? नहीं होता ऑब्वियसली। क्या 2d पॉसिबल है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कहीं जंप कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसका मतलब नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड इसलिए नहीं बना सकता। नाइट्रोजन कैन नेवर फॉर्म अ पेंटाहेलाइड और इट कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी रहती है? 4। कई बार आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट इज द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन? 4। व्हाई इट हैज 4 कोवेलेंसी? क्योंकि 3 बॉन्ड्स इससे बन सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस 3 इलेक्ट्रॉन्स जो अवेलेबल है। तो 3 बॉन्ड पेयर इससे बना सकता है और बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर इट कैन फॉर्म वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे वो NH4 पॉजिटिव में बनाता है, राइट? सो नाइट्रोजन कैन फॉर्म मैक्सिमम ऑफ, और यू कैन से इट कैन शो कोवेलेंसी ऑफ मैक्सिमम 4। 5 बॉन्ड से इसलिए नहीं बना पाता बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी d ऑर्बिटल्स। दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ऑलराइट, so this is all about reaction with oxygen, this is all about reaction with halogens। लास्ट है reaction with metals। बहुत सिंपल है, मेटल्स के साथ रिएक्शन का मतलब S ब्लॉक के साथ। तो नाइट्रोजन जो है, जैसे नाइट्राइड फॉर्म होते हैं, फॉस्फाइड फॉर्म होते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड हो गया, कैल्शियम फॉस्फाइड हो गया। तो ऐसे कंपाउंड्स हैं एक दो, बस इसके बारे में कुछ खास और इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज व्हिच यू मस्ट नो। इसमें आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी कैसे है, राइट? हाइड्राइड्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं, ये पता होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। आई होप यू आर क्लियर टिल है। आई जस्ट होप कि जितना आपको समझाया गया है तो आपको समझ में आ गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, जस्ट डू लेट मी नो, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड देन वी विल बी प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज द कंपाउंड्स ऑफ दीस ग्रुप्स। दिस इज ऑल। आई होप you are fine with this. I hope you like the video. So I'll get back to you very soon. Till then, take care, stay home, stay safe and stay blessed. Thank you so much.